पार, कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार, अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना। आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना। यही है बिनती, यही है बिनती बारंबार, राधे अलबेली सरकार। ओ यही है बिनती बारंबार। राधे अलबेली सरकार, अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। राधे 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 राधे। तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सब काम, तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सब काम। छोड़ के सारी दुनियादारी आ गए तेरे धाम। छोड़ के सारी दुनियादारी आ गए तेरे धाम। सुन लो मेरी, सुनो मेरी राधे अलबेली सरकार। सुन लो मेरी। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल? राधे अलबेली सरकार, बढ़िया हो सारे? तंदुरुस्त हो? ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आए। वेरी गुड इवनिंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? ओ तेरी महिमा, तेरी महिमा अपरंपार, राधे अलबेली सरकार। तेरी महिमा अपरंपार, राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार, राधे ओए होए 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 होए। वेरी गुड इवनिंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर दे बच्चों, की हाल चाल है? मैराथन किस चैनल पे होगी? मैराथन मेरे पर्सनल चैनल पे होगी, वीजी स्टडी हब वाले के ऊपर होगी जी। कल हम मिलेंगे सुबह 9 बजे, सारे बच्चे पहुंच जाना, ठीक है? सारे बच्चे 9 बजे पहुंच जाना। उसके नोट्स मैंने उसी लिंक में डाल दी हैं, डमरू मैराथन के नाम से उसके नोट्स हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है?
आज तबीयत खराब हो रही है थोड़ी सी, आज जुकाम हो रहा है, जुकाम, ठंड लग गई है, ठंड, जुकाम हो गया। वी आर वेरी लक्की फॉर टैक्सेशन बिकॉज ऑफ यू सर, थैंक यू गणेश, थैंक यू। अपने पिताश्री महादेव को कहना कि अपना आशीर्वाद बना के रखें, मैं उनका बहुत छोटा सा भक्त हूं। महादेव गणेश जी अगर आशीर्वाद बना के रखेंगे तो हमारी कल की मैराथन भी बहुत बढ़िया जाएगी, ठीक है। पहले गणपति गणेश जी मनाइए, सारे काम राज होंगे, ठीक है। चलो आ जाओ सारे के सारे बच्चे, फटाफट से यहां पे आ जाओ, इधर देख लो ध्यान से। हाँ आज तो बिल्कुल, आज हमारा चैप्टर है कॉम्पोजिशन वाला जी, और आज हमारा चैप्टर है रजिस्ट्रेशन वाला जी, ठीक है। आज हमारा चैप्टर कॉम्पोजिशन वाला है और आज हमारा चैप्टर जो है वो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी वाला है, ठीक है। स्टार्ट करें, पक्का पक्का, चलो आ जाओ फटाफट से आओ जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां पर आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, एक बार देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। आ जाओ जी, आ जाओ इधर देखो ध्यान से, एक बार क्वेश्चन देखो जी। मैं दोबारा कह रहा हूं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जी, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन, क्या एग्जामिन करना है? कह रहा है एग्जामिन वेदर द सप्लायर ऑफ गुड्स इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि नीचे जो भी दो केस दिए गए हैं वो गुड्स के सप्लायर हैं, मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि नीचे जो भी केस दिए गए हैं वो गुड्स के सप्लायर हैं। अब आपको ये बताना है कि क्या ये पर्सन रजिस्ट्रेशन करवाने के लायबल है या नहीं, आपको ये बताना है, ठीक है। अब देखो यहां पे कह रहा है ओम साई बिल्डर्स, ओम साई बिल्डर्स ऑफ रोहिणी दिल्ली इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ बिल्डिंग ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो करंट फाइनेंशियल ईयर की वो 23 लाख रुपए है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन निकल के आता है, तुम सब जानते हो कि सर्विस वाले केस में जो लिमिट होती है वो 20 लाख की होती है, गुड्स एंड सर्विस वाले केस में लिमिट जो होती है वो 20 लाख की होती है, और गुड्स वाले केस में लिमिट 40 लाख की होती है। बट अगर वो 7 स्पेसिफाइड गुड्स हैं उस केस में लिमिट 20 लाख की होती है। अब वो 7 गुड्स में कौन कौन से निकल के आते हैं? एक तो आपका पान मसाला निकल के आएगा, एक टबैको निकल के आएगा, फिर एक आइसक्रीम निकल के आएगा, और 4 तरह की ब्रिक्स निकल के आएंगी। अब मेरे को बताओ बिल्डिंग ब्रिक्स, तो बिल्डिंग ब्रिक्स तो उन स्पेसिफाइड गुड्स वाली कैटेगरी में कवर है ना, इस केस में लिमिट 20 लाख की है, टर्नओवर 23 लाख रुपए की है, तो ये पर्सन जो है ये लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बन जाएगा, ठीक है ना। ये लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बन जाएगा। बेटे इसमें पति नहीं है रांगा साहब, और इसमें पति नहीं है बेटे, कॉम्पोजिशन स्कीम वाले केस में पति था, इसमें 7 गुड्स हैं उसमें 8 गुड्स थे, इसमें टिप है, टिप, इसमें टिप है, हाँ इसमें पीटीआई है, पीटीआई, इसमें ए नहीं है। एरिएटेड वोटर इस वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, एरिएटेड वोटर जो है वो कॉम्पोजिशन वाली कैटेगरी में कवर है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला वो कह रहा है हुक्मचंद है, हुक्मचंद कहां का है? हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का। एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ फुटवियर। अब फुटवियर तो नॉर्मल गुड्स है, फुटवियर तो नॉर्मल गुड्स है, उसकी टर्नओवर जो है करंट फाइनेंशियल ईयर में 32 लाख रुपए की है। तो बताओ जी, अच्छा उसका एक अनदर शोरूम भी है नागालैंड में। और पड़ गया से अपा, पड़ गया से अपा क्योंकि नागालैंड चला गया, पड़ गया से अपा क्योंकि नागालैंड चला गया। जब नागालैंड चला गया तो स्पेसिफाइड स्टेट आ गया, जब स्पेसिफाइड स्टेट आ गया तो लिमिट रिड्यूस टू ₹10 लाख, ठीक है ना। अगर अलग अलग पैन कार्ड होते तो फिर तो भैया इस वाले केस में लाइबल बनता, इस वाले केस में लाइबल नहीं बनता, बट सेम पैन कार्ड है, एक ही आदमी के दो शोरूम है, दूसरा स्पेसिफाइड स्टेट में एक नॉन स्पेसिफाइड स्टेट में, तो लिमिट रिड्यूस टू ₹10 लाख, तो लिमिट रिड्यूस टू ₹10 लाख। अब भैया एग्रीगेट टर्नओवर तो 10 लाख से ऊपर है, तो ये जो है अब वो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा दोनों केस में, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना। अब दोनों केस में लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो 5 नंबर में क्वेश्चन है, तो पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? प्रोविजन लिखेंगे। सर प्रोविजन में क्या लिखेंगे? वैसे मैं आपको लिखवा दूंगा अभी, बट सुनना प्रोविजन में क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो हम वही लिखेंगे एज पर सेक्शन 22, कहां 10 लाख रुपए की लिमिट है, वो 4 स्टेट 10 लाख, फिर वो 6 स्टेट में 20 लाख, अदर स्टेट में सर्विस वाले केस में 20 लाख, गुड्स एंड सर्विस वाले केस में 20 लाख, स्पेसिफाइड गुड्स वाले केस में 20 लाख, अदर गुड्स वाले केस में 40 लाख। तो पहले तो वो लिखेंगे कहां कहां कौन कौन सी लिमिट है।
आपने वो लिमिट बता दी, अब लिमिट बताने के बेस पे बस इनके बेस पे अपने आंसर देना है भाई। मतलब पहले वो पूरा प्रोविजन एक्सप्लेन करके आना है कि कहां 10 लाख की लिमिट है, कहां 20 लाख की लिमिट है, कहां 40 लाख की लिमिट है, फिर अकॉर्डिंगली उसके बेस पे आपको आंसर देके आना है, बस ये पर ध्यान दो। हाँ बिल्कुल, एटीएम और पीएसयू वाला, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन ये वाला हो गया हमारा। अब एक बार अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है मिस्टर मेहता है, अच्छा मिस्टर मेहता जी हैं, ठीक है। मिस्टर मेहता जी कह रहे हैं मेहता इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ बुक्स, वो बुक्स की ट्रेडिंग करते हैं, बुक्स की ट्रेडिंग करते हैं। ही इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम एंड हैज ऑप्टेड फॉर द सेम, मतलब वो एलिजिबल है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए और उसने वो स्कीम ऑप्ट भी कर ली है, स्कीम उसने ऑप्ट भी कर ली है। He seek your advice for records which are not required to be maintained by him as composition taxable person। अब एक बात मेरे को बताओ, पहले कह रहा है उसने ना कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली है, तो वो आपसे ना ये पूछना चाह रहा है कि उसको कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने। याद है वैसे तो हर रजिस्टर्ड पर्सन को वो 6 तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। याद है, गुड्स की प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर आउटपुट टैक्स पेड और पेबल हो गया, आईटीसी अवेल्ड हो गया, फिर जितना स्टॉक बचा है उसका हो गया, ठीक है, और उसके बाद फिर हमारी इनवर्ड सप्लाई की डिटेल हो गया। तो वो 6 बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं सेक्शन नंबर 35 में, वो हर रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करने होते हैं। अब गवर्नमेंट कह रही हर रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करने हैं, बट जो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन होते हैं ना, उनको 2 तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक तो स्टॉक और दूसरा डिटेल ऑफ टैक्स। एक बार दोबारा बोलूंगा, एक तो स्टॉक और दूसरा डिटेल ऑफ टैक्स। ये दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तो उनको स्टॉक मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है और ना उनको टैक्स की डिटेल मेंशन करने की रिक्वायरमेंट है। इन दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट उनको नहीं है। तो यहां पर वो 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में लिखना है और क्वेश्चन देख लो कितने नंबर का है, 5 नंबर का। भाई सब बताओ, बच्चा कह रहा है सर 5 नंबर में क्या लिखने, लिखने का बिल्कुल कंटेंट है। पहले आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि हर रजिस्टर्ड पर्सन को सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, फिर ये लिखना पड़ेगा कॉम्पोजिशन वाले केस में 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने पड़ते, फिर उन दोनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा कि उन दोनों में क्या क्या चीजें मेंटेन करते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा बस जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कॉम्पोजिशन का ही है। चलो एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं जी, और एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। लो जी, अब ये क्वेश्चन भी हमारा कॉम्पोजिशन का है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी हमारा कॉम्पोजिशन का है। एक बार चेक करो क्या कह रहा है, कह रहा है लिटिल स्माइल्स, लिटिल स्माइल्स ए फोटोग्राफी फिल्म, सॉरी ए फोटोग्राफी फर्म हैज कमेंस प्रोवाइडिंग photo shoot services in Delhi from the beginning of the current financial year. It has provided the following detail of the turnover for the various quarter till December 2024। ठीक है जी। फिर यहां पे वो कहता है अप्रैल से लेके जून तक के 20 लाख रुपए की टर्नओवर है, जुलाई से लेके सितंबर तक की 30 लाख रुपए की टर्नओवर है, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक की 40 लाख रुपए की उसकी टर्नओवर है। अब अगर है यू में एज्यूम द एप्लीकेबल टैक्स रेट 18%, आप 18% रेट एज्यूम कर सकते हो। लिटिल स्माइल विश टू पे टैक्स एट लोअर रेट एंड ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस वेदर इट कैन डू सो एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल फॉर ईच क्वार्टर। 6 नंबर में क्वेश्चन है, बताओ जी 6 नंबर में क्वेश्चन है, बताओ इसके अंदर पता करना है। पहले तो पूरी कहानी गढ़नी है, पहले पूरी की पूरी कहानी लिख के आनी पड़ेगी। यहां पे पता क्या कहानी लिख के आनी पड़ेगी, पहले तो ये कहानी लिख के आनी पड़ेगी एज पर सेक्शन नंबर 10(1), 10(2) कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के वो पर्सन एलिजिबल होता है जिसकी पिछले साल की टर्नओवर जो होती है वो 1.5 करोड़ तक होती है या 150 लाख तक होती है और 75 लाख होती है स्पेशल स्टेट में। फिर एज पर सेक्शन 10(2)(a), एज पर सेक्शन 10(2)(a) वो पर्सन स्कीम लेने के एलिजिबल होता है जिसकी पिछले साल की टर्नओवर जो होती है 50 लाख होती है। अब ये लिमिट हमारी सर्विस वाले केस में है। अब यहां पर वो सर्विस वाला काम कर रहा है, अगर वो सर्विस वाला काम कर रहा है तो वो 10(1), 10(2) में तो कवर नहीं है, वो 10(2)(a) में कवर है। अब उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो पिछले साल तो टर्नओवर होगी नहीं। अब अगर पिछले साल टर्नओवर होगी नहीं तो वो एलिजिबल बन गया कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। अब याद करो मैंने कहा था जब भी वो एलिजिबल बनेगा कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए और उसका पहला साल है, तो जितनी भी रजिस्ट्रेशन की लिमिट होती है उस लिमिट को पहले बाहर निकाल दोगे, उस लिमिट पर कंसेशनल टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, यहां पे सर्विस वाला केस है तो सर्विस वाले केस में कितनी लिमिट होती है, 20 लाख की लिमिट होती है ना, तो 20 लाख तो पहले बाहर निकाल दो, 20 लाख को तो क्रॉस कर दो।
भाई 20 लाख पे तो अगर ये नॉर्मल स्कीम के अंदर भी होता तो भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, कंसेशनल स्कीम के अंदर है तो भी कंसेशनल टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, 20 लाख बाहर निकल गया। अगला जो 30 लाख रुपए है इस पे लगेगा 6%। याद है सेक्शन नंबर 10(2)A में रेट क्या है 6%, तो अगले 30 लाख पे 6% लगेगा, 3% सीजीएसटी 3% एसजीएसटी। अब ये 20 और 30 कितने हो गए 50 लाख। फिर 50 लाख से जितनी ऊपर टर्नओवर होती है उस पे नॉर्मल जीएसटी लगेगा। तो मेरे को सारे बच्चे बोल दो 50 लाख से ऊपर कितने हैं 40 लाख, तो 40 लाख पे 18% जो है वो हमारा जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, तो 40 लाख का 18% निकाल देना चाहिए। सर 10(1) 10(2) में डिफरेंस क्या है, दोनों यूज कर देते हैं गुड्स रेस्टोरेंट। हाँ दोनों 10(1) 10(2) सेम ही एप्लीकेबल होते हैं। एक्चुअल में 10(1) के अंदर लिमिट्स हैं और 10(2) के अंदर कंडीशंस हैं, तो 10(1) 10(2) को हमेशा एक साथ लिखते हैं। फिर 10(2)A जो है उसमें एक तो सर्विस वाले केस में एप्लीकेबल है और उसी सेक्शन में कंडीशन है। जैसे एक्चुअल में क्या है मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट, इसकी लिमिट 10(1) में है, इसकी कंडीशन 10(2) में है। बट सर्विस वाले केस में ऐसा नहीं है, सर्विस वाले केस में लिमिट भी 10(2)A के अंदर है, कंडीशन भी 10(2)A के अंदर है, इसलिए वहां पर हम अकेला 10(2)A लिखते हैं। बस ये पर ध्यान दो। सर 50 लाख का 18% नहीं समझा बेटे, 50 लाख का नहीं 40 लाख का, 40 लाख का 18% आएगा ना भाई। ये 50 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं हो गई क्या भाई, 50 लाख तक की तो कंसेशनल टैक्स मिलेगा, फिर 50 लाख के बाद जितनी भी टर्नओवर होगी उस पे तो क्या लगेगा नॉर्मल जीएसटी। तो 50 लाख के बाद टर्नओवर कितनी है 40 लाख, तो 40 लाख पे क्या लगेगा नॉर्मल जीएसटी, तो इस 40 लाख पे नॉर्मल जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे बस। सर 20 लाख पे क्यों नहीं लगेगा, याद करो रेगुलर बैच। आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर क्या कहा था, अगर आप मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हो या आपने कहीं से भी पढ़ा होगा तो ये बात तो आपने पढ़ी होगी कि जब भी तुम नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो जो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट होती है वो कंसेशनल स्कीम में एग्जम्प्ट होती है। तो सर्विस वाला केस है, अब सर्विस के अंदर 20 लाख रुपए की लिमिट है, तो 20 लाख रुपए की लिमिट है तो पहले 20 लाख तो बाहर निकाल दो ना, तो पहले 20 लाख पे तो कुछ एप्लीकेबल होगा ही नीचे। क्या बात समझ में आ रही है जी, क्या आपको बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का डन, लॉक कर दें इसको। चलो तो ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको हमें प्रेजेंट भी करना है, इसमें पहले प्रोविजन लिख के आना पड़ेगा, फिर हमें आंसर लिख के आना पड़ेगा। तो पहले 20 लाख को हटाना पड़ेगा, अगले 30 लाख पे कंसेशनल है, और 50 लाख के बाद जो हमारा है 50 लाख के बाद हमारा नॉर्मल जीएसटी एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लो एक क्वेश्चन ये रहा रजिस्ट्रेशन वाला, एक बार ये भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है, नॉर्मल स्कीम नहीं होती क्या, मतलब नॉर्मल स्कीम नहीं होती, समझा नहीं, मतलब नॉर्मल स्कीम क्या नहीं होती, नॉर्मल स्कीम मतलब यार रेगुलर स्कीम ना, जीएसटी में 2 स्कीम नहीं होती क्या, सही हो ना तुम सब भाई, जीएसटी में 2 स्कीम होती है ना, नॉर्मल स्कीम और कंसेशनल स्कीम। तो नॉर्मल स्कीम में रजिस्ट्रेशन की लिमिट मिलती है ना 10 लाख 20 लाख और 40 लाख, तो उसके बाद जब तुम करवाते हो रजिस्ट्रेशन तो उसके बाद ही जीएसटी पे करते हो ना, वहां तक पे नहीं करते ना। तो वही गवर्नमेंट ने बोला कि जो वहां पे लिमिट मिलती है वो लिमिट हम तुम्हें कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर भी दे देंगे। तो सर्विस वाले केस में लिमिट कितनी होती है 20 लाख, तो पहले 20 लाख गवर्नमेंट ने कहा हटा दो, 20 लाख पे हम कंसेशनल जीएसटी लेंगे ही नहीं, 20 लाख के बाद हम कंसेशनल जीएसटी लेंगे। हाँ जी, अगर वो स्पेसिफाइड स्टेट होती तो 10 लाख की बात होती जी। नॉर्मल स्कीम में थ्रेशोल्ड लिमिट डिडक्ट होगी, बिल्कुल होगी, वहां भी होती है, वहां पे आप करवाते ही लिमिट के बाद हो, बट अगर आपने लिमिट से पहले करवा लिया है तो फिर आपको जीएसटी देना पड़ेगा स्टार्टिंग से। आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, अगर मैंने लिमिट से पहले करवा लिया तो फिर मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा, अदरवाइज 10 20 और 40 लाख की लिमिट तो वहां पर भी है ना, ठीक है ना। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ, देखो यहां पे क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, वो क्या कह रहा है, कह रहा है मिस्टर राज, ध्यान से पढ़ना, मिस्टर राज ऑफ राजस्थान, मिस्टर राज ऑफ राजस्थान इंटेंड टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ बिल्डिंग मटेरियल टू वेरियस कंस्ट्रक्शन साइट्स इन राजस्थान। ही हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन इन अंडर सीजीएसटी अंडर जीएसटी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो इसने क्या किया अप्रैल में, इसने क्या किया अनीश, एक बार फिर से बताओ क्या, एक बार फिर से बताओ क्या, एक बार फिर से
घर से रिवीजन नहीं करके आए ना? एक बार फिर से बताओ, क्या क्या बताएं एक बार फिर से मेरे नालायक बच्चे, याद कर लो थोड़ा सा कॉम। तभी तो मैंने कहा था एक बार घर से पढ़ के आना, फिर तुम वही प्रोविजन पे टाइम लगाने वाली बात करते हो। कॉम्पोरेशन स्कीम का जब चैप्टर किया था, आपको मैंने कहा था जब इसमें कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो नए बिजनेस में करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या होती है? 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख। अब अगर नॉर्मल स्कीम लेता तो इतनी लिमिट के बाद ही करवाता रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब इतनी लिमिट के बाद जीएसटी पे करता। बट कंसेशनल स्कीम में क्या होता है? कंसेशनल स्कीम मिलती है तो अप्रैल से मिलती है, तो मतलब रजिस्ट्रेशन जो करवाना पड़ेगा वो स्टार्टिंग से करवाना पड़ेगा, ऐसा होगा। अब लोगों ने बोला कि स्टार्टिंग से करवा रहा हूं रजिस्ट्रेशन, बट जो मेरे को नॉर्मल स्कीम में 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख की लिमिट मिलती है वो कहां गई? तो गवर्नमेंट कहती नहीं मिलेगी, तो लोगों ने कहा नुकसान है, फिर तो नॉर्मल स्कीम बड़ी है। तो फाइनली गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर तुम कंसेशनल स्कीम ले रहे हो, तुम्हारा पहला पहला साल है, नया बिजनेस है, तो जितनी थ्रेशोल्ड लिमिट है रजिस्ट्रेशन की वहां तक हम कंसेशनल जीएसटी नहीं लगाएंगे। अब एक क्वेश्चन सर्विस वाला है, सर्विस में लिमिट कितनी है? 20 लाख की, तो 20 लाख पे हटा दो। 20 लाख के बाद जितनी भी टर्नओवर है उस पे कंसेशनल जीएसटी 50 लाख तक, फिर 50 लाख के बाद जो टर्नओवर होगी उस पे नॉर्मल जीएसटी लगेगा। ये क्वेश्चन है जी, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, ये वाला एक बार क्वेश्चन देख लो फटाफट से जी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं मिस्टर राज राजस्थान के हैं, तो मिस्टर राज जो हैं वो राजस्थान के हैं, इंटेंड टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ बिल्डिंग मटेरियल टू वेरियस कंस्ट्रक्शन साइट्स इन राजस्थान। ही हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मतलब इस पर्सन ने क्या किया? इस पर्सन ने अपनी मर्जी से करवा लिया रजिस्ट्रेशन। पहले मेरे को ये बताओ, क्या अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? क्या जीएसटी में अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं जी। तो जीएसटी में अपनी मर्जी से भी हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वो कह रहा है हाउ एवर ही हैज नॉट कमेंस बिजनेस टिल दिसंबर। लोरी, उसने दिसंबर तक बिजनेस ही कमेंस नहीं किया। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? याद करो मैंने कहा था कि अगर आपने करवा लिया वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन और अगर आप 6 महीने तक बिजनेस शुरू नहीं करते तो डिपार्टमेंट तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल भी कर सकता है। अब यहां पे अप्रैल में कराया तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो 9 महीने हो गए। आपने कोई बिजनेस ही कमेंस नहीं किया। तो अगर बिजनेस कमेंस नहीं किया तो जो तुमने अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन लिया था डिपार्टमेंट वो तुम्हारा कैंसिल भी कर सकता है। फिर ड्यू टू लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल, उसके पास पैसे नहीं थे। द प्रॉपर ऑफिसर सो मोटो, प्रॉपर ऑफिसर ने अपनी मर्जी से क्या किया? कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन ऑफ मिस्टर राज। मिस्टर राज का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, अच्छी बात है। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर द एक्शन टेकन बाय पीओ इज वैलिड। बिल्कुल वैलिड है जी, 100% वैलिड है, कोई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पीओ ने जो किया बिल्कुल परफेक्ट किया। पीओ कैंसिल कर सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, पीओ ने बिल्कुल सही किया। अब आगे देखो, मिस्टर राज हैज अप्लाइड फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आफ्टर 40 डेज। 40 दिन के बाद उसने रिवोकेशन के अप्लाई किया। द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट कंटेंट दैट application for revocation of cancellation registration can only be made within 30 days from the date of service of the order of cancellation. You are required to comment upon the validity of contention raised by the department. ये contention गलत है, ये वाली contention गलत है। याद है रिवोकेशन की अगर एप्लीकेशन डालनी पड़ती है तो पहले एक टाइम पर टाइम लिमिट 30 दिन होती थी, बट अब जो टाइम लिमिट हो चुकी है वो 90 दिन की हो चुकी है और एक्सटेंशन मिलेगा 180 डेज का। तो नॉर्मल टाइम लिमिट 90 दिन की है, एक्सटेंशन मिलेगा 180 डेज का। अब वो 40 दिन के बाद अप्लाई कर रहा है तो कर सकता है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिपार्टमेंट 30 दिन की बात कर रहा है, डिपार्टमेंट गलत कह रहा है, तो इस वाले केस में डिपार्टमेंट जो है वो गलत है। उसने बिल्कुल सही टाइम पर रिवोकेशन के अप्लाई किया है, 90 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं और 180 डेज की एक्सटेंशन मिल जाती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। तो यहां पर उसने यहां पे डिपार्टमेंट जरूर गलत हो सकता है, सॉरी यहां पे डिपार्टमेंट तो सही है बट यहां डिपार्टमेंट जो है वो गलत है। डिपार्टमेंट कह रहा है 30 दिन में, 30 दिन के टाइम लिमिट नहीं है, 90 दिन की टाइम लिमिट है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? चलो बहुत बढ़िया जी।
अब अगले पॉइंट पर आते हैं जी। अब एक बार एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब वो कह रहे हैं यहां पर हु आर नॉट लाइबल टू ऑप्ट कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स अंडर जीएसटी लॉ। बताओ कौन कौन पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के लाइबल नहीं है। तो पहली बात तो जो लोग इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं वो लाइबल नहीं है। जो लोग एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड या नॉन टैक्सेबल गुड्स में डील कर रहे हैं वो लाइबल नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं ईसीओ जो होते हैं वो भी एलिजिबल नहीं होते। फिर अगर कोई सप्लायर ईसीओ के थ्रू सप्लाई करता है, सर्विस की सप्लाई कर रहा है या इंटर स्टेट गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो वो भी एलिजिबल नहीं होता। फिर जो नॉन रेजिडेंट होते हैं या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं वो भी एलिजिबल नहीं होते। फिर अगर कोई नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर है वो भी एलिजिबल नहीं होता। तो ये सब लोग एलिजिबल नहीं होते। क्वेश्चन 5 नंबर का है तो कोई भी 5 पॉइंट हमें यहां पे लिख के आने हैं, बस ये पर ध्यान दीजिए। वैसे पॉइंट तो आपके ज्यादा है बट हमें जो है वो 5 पॉइंट यहां पे लिख के आने हैं। 5 पॉइंट अगर हम याद करके आते हैं, लिख के आते हैं, 5 नंबर हमारी जेब में है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चन कॉम्पोजिशन स्कीम का जी? और कोई क्वेश्चन कॉम्पोजिशन स्कीम का? ये तो हमारा हो गया पेमेंट वाला, ये आईटीसी वाला है, एक एग्जम्पशन वाला है, आरसीएम वाला हो गया। हाँ, अब एक बार यहां पे आ जाओ फटाफट से जी। अब एक बार यहां पे देख लो यहां पे क्या लिखा है जी। एक बार आओ फटाफट से जी। अब यहां पे इसका भी मुझे आंसर बताना है, सारे के सारे बच्चे इसका भी मुझे आंसर बताना क्या निकल के आ रहा है। अब यहां पे भी एक बार फटाफट चेक कर लो यहां पे क्या निकल के आ रही है। एक बार क्वेश्चन पढ़ना जी, एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से क्वेश्चन पढ़ के, तीसरे का ए है ना, तो तीसरे का ए पढ़ के एक बार मेरे को आंसर बताओ यहां पे कहना क्या चाह रहा है जी। लो जी, अब यहां पे देखो वो क्या कह रहा है। कह रहा है राइट ऑयल, ध्यान से जी, राइट ऑयल एन अनरजिस्टर्ड एंटिटी लोकेटेड इन यूपी इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल एंड हाई स्पीड डीजल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। इट सप्लाइड मशीन ऑयल जो है वो 15 लाख रुपए का है, तो मशीन ऑयल 15 लाख का है। इट सप्लाइड हाई स्पीड डीजल इन यूपी अमाउंटिंग 10 लाख रुपए का है। फर्दर इट सप्लाई मशीन ऑयल इन पंजाब फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन पंजाब अमाउंटिंग टू 10 लाख रुपए। All the amount mentioned above excluding GST determine whether right oil is liable for registration। मतलब क्या ये पर्सन जो है वो liable for registration है? अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, तुम सब जानते हो जब भी हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं तो एग्रीगेट टर्नओवर में सारी टर्नओवर लेते हैं। मतलब चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई की हो, चाहे वो एग्जम्प्टेड सप्लाई की हो, चाहे वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई की हो। अब हाई स्पीड डीजल है, अब हाई स्पीड डीजल जो है वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट है। भाई हाई स्पीड डीजल पे तो भी जीएसटी है ही नहीं ना। जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तब से जीएसटी लगेगा, तो हाई स्पीड डीजल पे तो जीएसटी है ही नहीं। तो अगर हाई स्पीड डीजल पे जीएसटी नहीं है बट फिर भी वो तुम्हारी टर्नओवर में ऐड होगा, मैं दोबारा बोलूंगा, फिर भी वो तुम्हारी टर्नओवर में ऐड होगा क्योंकि टर्नओवर में सारी की सारी सप्लाई हमें लेनी पड़ती है। तो मेरे को सारे बच्चे बोल दो यहां पर टर्नओवर 15, 10, 25 और 10 35 लाख रुपए की यहां पे टर्नओवर निकल के आ रही है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है 35 लाख रुपए की यहाँ पे टर्नओवर निकल के आ रही है। अब अगर 35 लाख रुपए की टर्नओवर निकल के आ रही है और टोटल टर्नओवर कितनी है, टोटल टर्नओवर हमारी 40 लाख की लिमिट है ना, और ये 35 लाख रुपए की है, तो इस केस में जो बन जाएगी वो नॉट लाइबल बन जाएगी। उसे करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगले पॉइंट पर आना, वो कह रहे हैं व्हाट विल बी योर आंसर। आपका आंसर क्या होता है? राइट ऑयल सप्लाई द हाई स्पीड डीजल इन कैपेसिटी ऑफ एजेंट ऑफ सेंटर ऑयल लिमिटेड नॉन रजिस्टर्ड where invoice to customer are issued in the name of right oil. Would your answer be different in case of Center Oil Limited is registered entity? अब बताओ इसका आंसर क्या निकल के आएगा जी। सारे के सारे बच्चे फटाफट से बोल दो इसका आंसर क्या निकल के आएगा। मेरे को फटाफट से बोल दो क्या निकल के आएगा जी। इसमें तुम पक्का पक्का गलती करोगे अगर तुम सेकंड पॉइंट ध्यान से नहीं पढ़ोगे। कह रहा आपका आंसर क्या होता? राइट ऑयल सप्लाई द हाई स्पीड डीजल। वो सिर्फ हाई स्पीड डीजल की बात कर रहे हैं जी, और हाई स्पीड डीजल जो है वो नॉन टैक्सेबल है। हाई स्पीड डीजल जो है वो नॉन टैक्सेबल है। अच्छा, इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट, अब अगर वो एजेंट की कैपेसिटी में काम करे तो वैसे तो एजेंट वाले केस में सेक्शन 24 में करवाना कंपलसरी है, वैसे तो कंपलसरी है, बट एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको करवाना कंपलसरी नहीं है। ये नॉट लाइबल वाली कैटेगरी में कवर होगा, बस ये पर ध्यान दो।
यहां पे आप गलती करके आओगे, पक्का पक्का गलती करके आओगे, 100% गलती करके आओगे। वैसे ये 24 में कवर हो जाता है, एजेंट 24 में आते हैं, एजेंट 24 में आते हैं, करवाना कंपलसरी है, बट हाई स्पीड डीजल नॉन टैक्सेबल है। तो अगर वो नॉन टैक्सेबल गुड्स में काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ, उस केस में उसे करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पे नोट लाइबल ही कवर होगा, लाइबल वाली कैटेगरी में नहीं आएगा, बस ये पर ध्यान दो। सर पॉइंट 1 में इंटरस्टेट सप्लाई में टर्नओवर क्यों चेक करेंगे? बिल्कुल चेक करेंगे जी। याद करो एग्रीगेट टर्नओवर में सारी टर्नओवर नहीं लेते क्या? जब भी हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करेंगे, चाहे इंट्रा हो चाहे इंटर हो, सारी की सारी टर्नओवर एग्रीगेट करके काउंट करते हैं। इंट्रा, इंटर, नील रेटेड, एग्जम्प्टेड, नॉन टैक्सेबल, एक्सपोर्ट, जीरो रेटेड, ये सारी की सारी टर्नओवर का पार्ट बनती है जब एग्रीगेट टर्नओवर की बात होती है। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो यहां तो ये नोट लाइबल बनेगा क्योंकि इसकी लिमिट क्रॉस नहीं हुई। यहां ये नोट लाइबल बनेगा क्योंकि एक्सक्लूसिवली हाई स्पीड डीजल में काम कर रहा है, तो वो नॉन टैक्सेबल गुड्स वाली कैटेगरी में कवर है, इसलिए यहां पर भी नोट लाइबल बनेगा। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? डन। चलो अब एक बार अगले क्वेश्चन पे आना। हाँ जी, अब एक बार अगला क्वेश्चन देख लो। ये भी हमारा कॉम्पोजिशन वाले जी, ये भी हमारा जो है ये क्वेश्चन जो है कॉम्पोजिशन का है। एक बार पढ़ना यहां पे जी। हाँ जी, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है डिटरमाइन वेदर द सप्लाई, हाँ जी, डिटरमाइन वेदर द सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, आर एलिजिबल फॉर composition levy under section 10(1) 10(2) of CGST provided their turnover in the preceding year does not exceed 1.5 करोड़। अब वो कह रहा है पहला आपको बताना इन केस में वो एलिजिबल है या नहीं है जी, इन केस में वो एलिजिबल है या नहीं है जी। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां पे ध्यान दो, वो क्या कह रहा है? कह रहा है श्याम, ध्यान से पढ़ना जी, श्याम एंटरप्राइजेज इज एंगेज only in the trading of पान मसाला in the राजस्थान and registered in the same state। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर वो पान मसाला में ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, ट्रेडिंग कर रहा है, तो भैया तो वो एलिजिबल है। ट्रेडिंग वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग वाले केस में दिक्कत है। अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एलिजिबल है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद फिर वो कहना चाह रहा है सहज मैन्युफैक्चरर हैज रजिस्टर्ड ऑफिस इन पंजाब एंड हरियाणा एंड सेल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट इन द नेबरिंग स्टेट। बताओ, अब अगर वो नेबरिंग स्टेट में सप्लाई कर रहा है तो वो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है। अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है उस केस में वो नॉट एलिजिबल वाली कैटेगरी में आएगा, इस केस में एलिजिबल नहीं बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है नहीं आ रही? फटाफट से बता दो मेरे कुछ। तो पहले वाले केस में क्या बनेगा, जल्दी बोलो, पहले वाले केस में क्या बनेगा? तो पहले वाले केस में एलिजिबल बनेगा और दूसरे वाले केस में जो है वो नॉट एलिजिबल बनेगा, ये बात ध्यान दो। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का, तो यहां पे नॉट एलिजिबल वाली कैटेगरी में आएगा। अब उसके बाद यहां पे और कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं है, और यहां पे कॉम्पोजिशन वाला कोई क्वेश्चन हो तो जी, कॉम्पोजिशन वाला और कोई क्वेश्चन यहां और कोई क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा जी। कॉम्पोजिशन में और कोई क्वेश्चन तो मेरे को यहां पे खास दिख नहीं रहा। तो यही मोटा मोटी क्वेश्चन थे कॉम्पोजिशन के अंदर। ठीक है, अब ऐसा करते हैं एक आधा क्वेश्चन लिख के देख लें जी। ठीक है, क्वेश्चन लिख के देखें। तो सबसे पहला तो एक वो रजिस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन किया था ना हमने, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था रजिस्ट्रेशन वाला जी। ठीक है, अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी, आओ जी। लो जी,
अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। तो सबसे पहला जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है रजिस्ट्रेशन वाला जी। सबसे पहला हमारा आ रहा है रजिस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन जी। लो जी, तो सबसे पहला हम रजिस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन करते हैं। लिखो यहां पे सॉल्यूशन। सबसे पहले तो वही जी, लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू क्वेश्चन। लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू क्वेश्चन। अब लिखो पहला, सेक्शन 22 ऑफ CGST एक्ट 2017। A supplier is liable to registration in the state oblique from where he makes taxable supply if aggregate turnover exceed the specified threshold limit। exceed the specified threshold limit। अब यहां पे जी, सबसे पहला यहां पे जी, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एक्सक्लूसिव इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई वाले केस में है, इंट्रा स्टेट में नहीं है। ₹10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, इन केस में 10 लाख की है। वेदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, आप कुछ भी करो। ₹20 लाख अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी, तेलंगाना, मेघालय, पौंडीचेरी, सिक्किम और उत्तराखंड, ठीक है जी। अगेन वेदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। और फिर अगली जो लिमिट है 40 लाख फॉर ऑल अदर स्टेट
एक्सेप्ट पान मसाला, टबैको, आइसक्रीम एंड ब्रिक्स एटसेट्रा। यहां पे सब 40 लाख रुपए की है, इनको छोड़ के जी, इन सबको छोड़ के। अब यहां पे जी आंसर्स ऑन दी बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन। अब यहां पे दो केस है ना, प्रोविजन तो एक ही बार लिख दिया, अब बस केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 का जो है, ओम साईं ब्रदर्स दिल्ली engage in exclusive intrastate supply of building bricks although limit is 40 lakh in Delhi for goods, but in case of bricks limit is rupees 30,000, सॉरी 20 लाख। लिमिट जो है वो 20 लाख रुपए की लिमिट है। अब यहां पे टर्नओवर जो है इज मोर देन 20 लाख। टर्नओवर इज मोर देन 20 लाख, टर्नओवर जो है वो मोर देन 20 लाख है, ठीक है जी। हेंस लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, अब यहां पे केस 2 जी, केस 2 में है हुकुमचंद, दैट इज नागालैंड एंड हिमाचल प्रदेश। अब यहां पे जी ही इज एंगेज इन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ फुटवियर in Nagaland and Himachal Pradesh, Nagaland and Himachal Pradesh, hence limit reduced to rupees 10 लाख, लिमिट रिड्यूस टू रुपीज 10 लाख, ठीक है जी। लिमिट रिड्यूस रुपीज 10 लाख एंड टर्नओवर इज मोर देन 10 लाख, हेंस लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन बोथ दी स्टेट्स, वो दोनों स्टेट में हो जाएगा लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। कंक्लूजन,
केस 1, ओम साईं ब्रदर आर liable for registration since aggregate turnover more than 20 lakh। ओम साईं ब्रदर, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा है हुकुमचंद, इज हुकुमचंद जो है, हुकुमचंद इज ऑल्सो liable for registration since aggregate turnover more than 10 लाख जी। इस केस में 10 लाख से ज्यादा है जी। क्लियर है जी? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? अब यहां पे लिखो सॉल्यूशन। अब यहां पे लिखो सॉल्यूशन जी। अब ये वो लगा रहा हूं मैं, जो कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी, उसको लिखवा रहा हूं जी। अब यहां लिखो लीगल प्रोविजन, सेक्शन 35 ऑफ CGST एक्ट। लिखो यहां पे जी, एवरी registered person must maintain proper books of account including stock of goods and tax डिटेल्स। क्या फिर से प्रियांशु, क्या फिर से? ठीक है जी, ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। हाउएवर ए सप्लायर अंडर कॉम्पोजिशन scheme is not required to maintain all these detailed records। अब यहां पे लिखो जी, एक्सेप्शन फॉर कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। हाँ, 10 लाख की लिमिट एग्रीगेट चेक करेंगे जी। अब यहां लिखो, एक कॉम्पोजिशन सप्लायर is not required to maintain following two books of accounts। दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करने उसको। पहला, स्टॉक ऑफ गुड्स। अब स्टॉक ऑफ गुड्स में क्या क्या? ओपनिंग बैलेंस, receipts, supply, goods lost
स्टोलन, डिस्ट्रॉय, थेफ्ट एंड बैलेंस ऑफ स्टॉक, बैलेंस ऑफ स्टॉक including raw material, finished goods, scrap, etc. ये सब उसको मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कॉम्पोजिशन वाले को। एक तो ये मेंटेन नहीं करना। सेकंड, फिर यहां पे लिखा हुआ है डिटेल ऑफ टैक्स। डिटेल ऑफ टैक्स में अकाउंट ऑफ टैक्स पेबल, फिर टैक्स कलेक्टेड, टैक्स पेड, आईटीसी क्लेम, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चालान एटसेट्रा, ये सब कुछ ही। ठीक है, ये आपको मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये पर ध्यान दीजिए। डन जी, लॉक कर दें इसको जी। क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? फटाफट से बताओ जी। डन। अरे सुनो ध्यान से, अब नेक्स्ट क्लास में आपके बचे हुए सारे चैप्टर हैं जी। नेक्स्ट क्लास में जितने भी आपके चैप्टर बचे हुए हैं सारे खत्म करके आने। कल संडे, कल तो हमारी क्लास नहीं है ना, कल हमारी क्लास नहीं है, कल हमारी मैराथन है। कल हमारी मैराथन है तो कल हमारी शाम को क्लास नहीं होगी, मंडे को शाम को हमारी क्लास होगी। तो मंडे तारीख है 28, मंडे 28 तारीख है। 28 तारीख को हम ये मॉडल टेस्ट पेपर सारे कंप्लीट कर देंगे जो भी हमारे बैलेंस बचे हैं। फिर 29 तारीख, 29, 30, 31, 29, 30, 31, 1, ठीक है। 2 तारीख को शायद आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि 2 तारीख को एक तो मेरा बर्थडे भी है, बट बर्थडे है इसलिए क्लास नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है। उस दिन हमारे घर में सुंदरकांड का पाठ भी है, तो सुंदरकांड का पाठ है तो इसलिए क्लास में ले नहीं पाऊंगा 2 तारीख को। और 3 तारीख को संडे है तो 2 और 3 को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि 1 तारीख तक हम जीएसटी अपना पैकअप कर दें, ताकि फिर 2-3 की छुट्टी है ना, फिर 4 तारीख से अपना हम इनकम टैक्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना बेटे, कल मैराथन सिर्फ प्रोविजन की होगी, 7 घंटे में क्वेश्चन नहीं हो रहे ना लायक। ठीक है ना बच्चा, कर 70 घंटे का कंटेंट पहले तो कराओ 7 घंटे में, फिर बच्चा कर वो तो डिटेल में कराना विद क्वेश्चन। तो उसके लिए फिर आप नोट फॉर ऑल वाली सीरीज देख लो ना, वो सिर्फ रिवीजन है, वो हम रिवीजन कर रहे हैं बेटे, बात समझ में आ रही ना। उसके अंदर टोटल मेरे 32 लेक्चर भी खत्म हुए हैं, तो 32 लेक्चर का 70 घंटे का कंटेंट मेरे को 7 घंटे में कराना है। तो उसके अंदर मैं सिर्फ जितने भी प्रोविजंस हैं उसकी रिवीजन कराऊंगा जी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, नोट फॉर ऑल वाली सीरीज बार बार देखते रहो, अपने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी जी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन कौन सा? ये वाला, ये वाला क्वेश्चन कह रहे हो? थर्ड क्वेश्चन कौन सा? पीजीपी कल नहीं होगा जी। हाँ कल इनकम टैक्स का मैराथन है ना। हाँ रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो वैसे। ठीक है चलो, अब एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन को भी लिखवा देता हूं मैं। इस क्वेश्चन को भी एक बार मैं फटाफट से यहां पे लिखवा देता हूं। ठीक है, आ जाओ एक बार सारे के सारे बच्चे इसको भी लिख लेते हैं। इसको भी हम फटाफट से यहां पे, टाइमिंग सुबह 9 बजे है। मैराथन की टाइमिंग सुबह 9 बजे है। चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी, इसको भी फटाफट से यहां पे नोट डाउन कर लेते हैं।
तो यहां पे सबसे पहले तो वही लिख लो जी, सॉल्यूशन, और यहां पे लिखो जी लीगल प्रोविजन। अब लीगल प्रोविजन के अंदर लिखो सेक्शन 10(2)(a, सेक्शन 10(2)(a CGST एक्ट 2017, ए सर्विस सप्लायर कैन opt for, एग्रीकल्चर इनकम वाला चैप्टर सेकंड मैराथन में होगा जी, opt for composition scheme if aggregate turnover in preceding financial year up to 50 lakh, up to 50 lakh, tax rate under section 10(2)(a would be 3% CGST, 3% SGST एंड टोटल जो है वो 6% रेट लगेगा जी। रजिस्ट्रेशन लिमिट इन केस ऑफ सर्विस इज ₹20 लाख। और फिर कॉम्पोजिशन ऑप्शन shall lapse if turnover in current financial year more than 50 लाख। गणेश अभी एक मैराथन होगी, दूसरे का भी प्लान करूंगा मैं, बट एक तो कल हमारी है। बट अगर मेरा इनकम टैक्स की मैराथन देखनी है तो ऑलरेडी 4 मैराथन अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे डली हुई हैं, जिसके अंदर मैंने सब कुछ कवर कराया है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, आपको 4 मैराथन देखने को मिल जाएंगे जो मैंने मई 25 वाले बच्चों के लिए ली थी, तो वो भी आप देख सकते हो। अब उसके बाद यहां पे लिखो जी, अब उसके बाद यहां पे लिखो इन दिस क्वेश्चन turnover in preceding financial year is nil, hence he is eligible for composition scheme। सर कॉम्पोजिशन में 50 लाख नहीं होगी क्या? तो 50 लाख ही तो लिखी है मैंने, ये 50 लाख ही तो है। ये तो रजिस्ट्रेशन की लिमिट 20 लाख है ना, रजिस्ट्रेशन की तो लिमिट 20 लाख ही होगी जी। जीएसटी का टेस्ट अपलोड नहीं हुआ? नहीं, जीएसटी का टेस्ट न्यू एप्लीकेशन पे अपलोड हो चुका है। जीएसटी का टेस्ट जो है वो न्यू एप्लीकेशन पे अपलोड हो चुका है जी, डिस्क्रिप्टिव के अंदर। ठीक है, अब यहां पे आगे लिखो जी रजिस्ट्रेशन required once turnover more than 20 lakh, more than 20 lakh for computation of concessional tax turnover up to threshold limit, that is 20 lakh, shall be
एक्सक्लूडेड, उसको हम एक्सक्लूड करके चलेंगे जी, उसको एक्सक्लूड करके चलेंगे। कंसेशनल टैक्स ऑन नेक्स्ट 30 लाख, तो 30 लाख का 6% ऐसे लगेगा। फिर आफ्टर 50 लाख नॉर्मल जीएसटी शैल अप्लाई, 50 लाख के बाद नॉर्मल जीएसटी लगेगा जी। अब यहां पे लिख देते हैं टैक्स कंप्यूटेशन। अब टैक्स कैसे निकलेगा इसमें, क्वार्टर, यहां पे जीएसटी का रेट, यहां पे आपके टर्नओवर, और यहां पे जीएसटी पेबल। तो पहला क्वार्टर जो है अप्रैल से जून, अब यहां पे नोट एप्लीकेबल, क्योंकि टर्नओवर 20 लाख है तो जीएसटी नहीं लाएगा आपका जी। फिर यहां पे जुलाई से सितंबर 6% कॉम्पोजिशन, ये 30 लाख है तो यहां पर 1,80,000 रुपए का जीएसटी आएगा। फिर अक्टूबर से दिसंबर 18% नॉर्मल, ये आएगा 40 लाख, तो 7,20,000 रुपए का नॉर्मल जीएसटी आएगा जी। ठीक है नी। अब यहां पे फाइनल कंक्लूजन में क्या लिखोगे आप, लिटिल स्माइल कैन opt for composition scheme till his turnover reach rupees 50 lakh, that is end of September 24। October onwards he will be liable to pay GST, liable to pay GST। total tax payable 1,80,000 composition plus 7,20,000 नॉर्मल, तो टोटल हो गया 9 लाख रुपए। नॉर्मल जीएसटी रेट तो नहीं दिया, दिया हुआ क्वेश्चन में 18%। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे रेट आपको 18% दिया हुआ है, और अगर क्वेश्चन में बाई चांस रेट नहीं दिया होता तो हम 18% के बेस पे क्वेश्चन करते, बट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में रेट जो है वो आपका दिया हुआ है जी। क्लियर है जी। कहां पे, अक्टूबर ऑनवर्ड्स ही विल बी लाइबल टू पे जीएसटी। अक्टूबर ऑनवर्ड्स ही विल बी लाइबल टू पे जीएसटी, ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो आई थिंक अब आपको थोड़ी थोड़ी प्रेजेंटेशन समझ में आ रही है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको देखो पेपर में आपको लिखना है भाई, मैं क्लियर कर दूं, पेपर में आपको लिखना है तो कोशिश किया करो क्लास खत्म होने के बाद भी आधा घंटा कम से कम 1-2 क्वेश्चन लिखने की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देखो मेरे साथ साथ लिखोगे तो लिखते रहोगे, बट जब खुद लिखोगे बात तो तब बनेगी ना, क्योंकि पेपर मुझे नहीं देना, पेपर तुम्हें देना, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा सकता हूं। ठीक है ना। तो क्लास खत्म होने के बाद आधा घंटा कम से कम 2 क्वेश्चन और लिख के देखा करो कि हमसे लिखे भी जा रहे हैं या नहीं लिखे जा रहे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब जो भी हमारे जीएसटी के बैलेंस चैप्टर बचे हैं आपने वो कंप्लीट करके आने। कल हमारी मैराथन है, कल हमारी ये वाली क्लास नहीं है, नोट फॉर ऑल वाली सीरीज वाली क्लास नहीं है। परसों मंडे को हम मिलेंगे, जो भी हमारे बच्चे को जो टॉपिक होंगे उसको हम खत्म करने की अपनी कोशिश करेंगे, और देन फिर बहुत जल्दी हम इनकम टैक्स के ऊपर आएंगे 4-5 लेक्चर के बाद जी। ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं कल सुबह 9 बजे
इनकम टैक्स की मैराथन के अंदर। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।